ओके, तो हम पढ़ रहे हैं ऑसिलेशंस और उसमें हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ लिया था। सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमने पढ़ ली थी एनर्जीज, जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑसिलेशंस में जो एनर्जी है वो किसके बराबर होती है। ओके, आज हम बात करेंगे कुछ एग्जांपल्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसमें हमारे पास सबसे पहले आता है एक हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, ठीक है कि नहीं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हॉरिजॉन्टल, या सिंपली लिखेंगे स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। ओके, तो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम मान लो ऐसा हमारे पास एक सेटअप है, इसके साथ हमने एक स्प्रिंग अटैच करी है। इस स्प्रिंग के साथ हमने कनेक्ट किया है एक मास। ओके, इस मास का वैल्यू है m, इस स्प्रिंग का कांस्टेंट है k। ओके, तो हमारे पास m जो है ये है मास ऑफ द ब्लॉक। ओके, k जो है ये है हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट। ओके, तो अब हम देखेंगे कि इसके ऊपर जब हम इसको क्या करेंगे, मान लो इसको हम क्या अप्लाई करेंगे, फोर्स बाहर की तरफ या कंप्रेस करने की कोशिश करेंगे। चाहे इसको आप एक्सपैंड करो या कंप्रेस कर लो, तो ये स्प्रिंग जो है एक्सपैंड हो जाएगी, मगर स्प्रिंग के अंदर एक रेस्टोरिंग फोर्स, अगर आप फोर्स अप्लाई करो ऐसे, इसके अंदर एक रेस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा जो इसको वापस आएगा अपने मेन पोजिशन पे। तो आप क्या कर रहे हो, आप इसको स्ट्रेच कर रहे हो बियॉन्ड इट्स, मान लो इसकी लेवल थी यहाँ तक, आप इसको स्ट्रेच कर रहे हो। ओके, बाय सम डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो ये मान लो ये हमारी नई पोजीशन आ गई, तो हॉरिजॉन्टल पोजीशन से ये कितना दूर चला गया, लेट्स से ये एक्स डिस्टेंस दूर चला गया। ओके, ये ऐसा भी हो सकता है, या आप इसको कंप्रेस कर रहे हो, तो कंप्रेशन के केस में क्या हो जाएगा, ये स्प्रिंग जो है ये नज़दीक आ जाएगी। ओके, ये है हमारे पास ये ब्लॉक। ऑलराइट, तो ये अपनी मेन पोजीशन से ये मान लो ये डिस्टेंस कितना अंदर आ गया, ये एक्स डिस्टेंस अंदर आ गया। ओके, ऐसा ही होगा, आप इसको कम छोड़ोगे यहाँ पे, रेस्टोरिंग फोर्स को वापस लाएगा। जब ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आएगा, इसके अंदर एक इनर्शिया होगा, इनर्शिया मोशन जो इसको आगे ओवरशूट करेगा, यहाँ पहुँच जाएगा, स्प्रिंग कंप्रेस हो रही है, फिर से इसमें अपोजिट डायरेक्शन में रेस्टोरिंग फोर्स आएगा, इसको धक्का देगा, तो ये ऐसे कर करके कंटिन्यूसली ऑसिलेट करेगा सिंपल हार्मोनिक मोशन में। ऑलराइट, तो फोर्स जो है हमने लगाया है, फोर्स एक्टिंग ऑन दिस, फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट जो है ऑन द ब्लॉक, वो किसके बराबर होगा, फोर्स विल बी इक्वल टू किसके बराबर, दैट इज सिंपली इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यही होता है, ए इज एक्सेलरेशन और एम मान लो ये क्या है हमारे पास, मास है। ओके, तो बट हमें पता है ये जो फोर्स होता है, कौन सा फोर्स, रेस्टोरिंग फोर्स, वो किसके बराबर होता है। तो बट हमें पता है ये फोर्स जो है ये किसके बराबर होता है, माइनस के एक्स। तो देयरफॉर m इंटू ए जो है वो है माइनस के एक्स के बराबर, विच इम्प्लाइज a का वैल्यू आ गया माइनस के एक्स अपॉन m के बराबर। ऑलराइट, तो ये आ गया हमारे पास इसका वैल्यू, एक्सेलरेशन का वैल्यू। बट हमने पढ़ लिया है ये एक्सेलरेशन जो है ये हमारे पास किसके बराबर होती है, अगर हम देखेंगे ये एक्सेलरेशन जो है ये, बट एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन इज रेस्टोरिंग इन नेचर। क्या है ये, रेस्टोरिंग इन नेचर का मतलब क्या होता है कि इसका काम होता है, हमने पढ़ लिया सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन, दैट एक्सेलरेशन जो है ऑलवेज इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द डिस्प्लेसमेंट, ओके, टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। ओके, तो अगर ये डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन है तो ये रेस्टोरिंग होती है, रेस्टोरिंग मतलब ये वापस आना चाहेगी सब्जेक्ट को अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे। ओके, तो देयरफॉर ए का वैल्यू जो है हमने पढ़ लिया है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये हमने ऑलरेडी डिफाइन कर लिया है। ओके, तो देयरफॉर हमारे पास क्या आ जाएगा, देयरफॉर वी हैव माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स जो है दैट्स इक्वल टू माइनस के अपॉन एम इनटू एक्स के बराबर। तो ओमेगा का वैल्यू आ गया अंडर रूट ऑफ किसके बराबर, के डिवाइडेड बाई एम। ओके, तो हम देखेंगे इसका टाइम पीरियड, तो लेट्स से दैट टी जो है ये है टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। ओके, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, तो टाइम पीरियड होता है 2 पाई डिवाइडेड बाई ओमेगा, ये इक्वेशन भी हमने ऑलरेडी पढ़ी है, तो ये वैल्यू हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, डिवाइडेड बाई ओमेगा करेंगे, तो ये बनेगा अंडर रूट ऑफ के बाई एम था, तो ये बनेगा अंडर रूट ऑफ एम बाई के। ऑलराइट, so that is the time period for a block oscillating, a spring block oscillating, all right, in simple harmonic
मोशन। तो इसके ऐसा उसका टाइम पीरियड है। अब ऐसा भी हो सकता है कि जो आपने ये स्प्रिंग ली है, अब एक स्प्रिंग नहीं, आपने क्या कर लिया है, आपने 2-3 स्प्रिंग ली है। ऐसा हो सकता है, अगर हम देखेंगे स्प्रिंग्स कंबाइंड इन सीरीज, स्प्रिंग्स इन सीरीज, स्प्रिंग्स इन सीरीज का मतलब ये है कि आपने ब्लॉक लिया है इसको अलग अलग स्टिफनेस वाले स्प्रिंग्स के साथ जोड़ दिया है आपने, फिर लगाया आपने ये ब्लॉक, ऑलराइट। इसका अपना कांस्टेंट K1, इसका अपना कांस्टेंट K2। तो इनका टोटल वैल्यू ऑफ K2 किसके बराबर आएगा? जब सीरीज में होगा तो इक्विवेलेंट वैल्यू ऑफ K जो है वो किसके बराबर होता है? 1/K1 1/K2 के बराबर, ऑलराइट। 1/K3 K4 K5 जितने भी आपके पास होंगे, ओके। और इसी तरह अगर हमारे पास क्या होंगे, स्प्रिंग्स इन पैरेलल होंगे तो पैरेलल में क्या होगा, पैरेलल में मान लो ऐसा सेटअप है हमारे पास, एक स्प्रिंग जोड़ी हमने ऐसे, दूसरी स्प्रिंग जोड़ी हमने ऐसे, दोनों को हमने एक ब्लॉक के साथ कनेक्ट कर लिया है। इसका कांस्टेंट K1, इसका कांस्टेंट K2, तो इसका इक्विवेलेंट वैल्यू जो है वो सिंपली आएगा K1 प्लस K2 के बराबर, राइट। तो इनके साथ सीरीज में इस K के बदले में लिखोगे ये टोटल वैल्यू कैलकुलेट करके, अगर पैरेलल में है तो K के बदले में लिखोगे टोटल वैल्यू कैलकुलेट करके, दैट इज हाउ यू विल कैलकुलेट द वैल्यूज, ओके। आप इस K1 K2 का वैल्यू भी फाइंड कर सकते हो, बट नॉट नेसेसरी दैट इज की आप ये एक्सप्रेशन डिराइव भी कर सकते हो, बट उसकी जरूरत नहीं है हमें, ओके। आप डायरेक्टली इसका वैल्यू याद रख लो कि इसके बराबर होता है, राइट। तो ये हमारे पास स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में टाइम पीरियड जो है दैट इज इक्वल टू 2π√m K1। m इज द इनर्शिया फैक्टर एंड K इज द स्प्रिंग फैक्टर बोलते हैं इसको, राइट। तो स्प्रिंग कांस्टेंट जो हमारे पास इसको हम स्प्रिंग फैक्टर बोलते हैं, m जो है मास दैट इज इनर्शिया फैक्टर, राइट। नेक्स्ट जो है सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है दैट इज सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड, सिंपल पेंडुलम, राइट। इसका हमने फाइंड करना है टाइम पीरियड जो है वो किसके बराबर होता है। इसलिए हम क्या करेंगे, एक सिंपल पेंडुलम ड्रॉ करेंगे हम यहाँ पे। ये मान लो ऐसे हैंगिंग, इसकी कुछ लेंथ है, अब ये ऑसिलेट करेगा सिंपल हार्मोनिक मोशन में, ये ऊपर जाएगा, मान लो यहाँ पहुँच गया ये, ओके। ये है ये ऑब्जेक्ट, इसका कुछ मास कंसिडर कर लो, लेट्स से L जो है ये है लेंथ ऑफ द पेंडुलम, लेंथ ऑफ पेंडुलम, ऑफ कोर्स द स्ट्रिंग ऑफ द पेंडुलम, स्ट्रिंग है ये इसका बॉब अटैच, जो कि m जो है ये है मास ऑफ द बॉब ऑफ पेंडुलम, ऑलराइट। बॉब ऑफ पेंडुलम, बॉब होता है ये जो बॉल लगी होती है इसके नीचे, ये होती है इसको हम बोलते हैं बॉब, ऑलराइट, ओके। एट एनी टाइम मान लो ये किसी पोजीशन पे पहुंच गया जहाँ पे इसका एंगल जो है वो कितना है, थीटा रखा है हमने, ओके। तो देखो ये हमने पहले भी बताया था आपको कि इसमें क्या होगा, जब ये नीचे होगा इस वाले पोजीशन में, इस वाले पोजीशन में इसके ऊपर वेट लग रहा है डाउनवर्ड दैट इज mg, और इस स्ट्रिंग में टेंशन है T, तो ये दोनों बैलेंस कर रहे हैं, ये अलग का हुआ है ऐसे एयर में, ओके। जब ये ऊपर जाएगा यहाँ पे भी इसका वेट लग रहा है डाउनवर्ड दैट इज mg, पर अभी इस वेट के साथ क्या होता है, इसके दो कंपोनेंट्स आते हैं। अगर ये थीटा है तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। इस mg को रिजॉल्व करोगे, एक आएगा mg cos थीटा, दूसरा ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है दैट इज mg sin थीटा। ये mg cos थीटा, यहाँ पे टेंशन अभी भी ऊपर लग रहा है, ये नीचे है कौन सा, mg cos, तो टेंशन को बैलेंस करेगा कौन सा, mg cos थीटा। इससे आपको मतलब नहीं है अभी मतलब है ऐसे mg sin थीटा से। ये क्या करेगा, जब ये मीन पोजीशन पे था ऐसा कोई कंपोनेंट था ही नहीं, जब ये अपनी पोजीशन से आगे ऊपर नीचे जाएगा ये कंपोनेंट इसका राइज हो जाता है, ओके। तो जब ये जनरेट हो जाता है इसका काम देखो, इसकी डायरेक्शन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, चाहे इस साइड ले लो, इस साइड ले लो, कहीं और ले लो, ये हमेशा इसको गाइड करेगा टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। तो यही जो है यही रेस्टोरिंग फोर्स का काम करता है। क्या करता है, रेस्टोरिंग फोर्स। किसके बराबर है हमारे पास रेस्टोरिंग फोर्स, दैट इज g इंटू दैट इज m इंटू g इंटू साइन ऑफ थीटा के बराबर, राइट। तो हम देखेंगे at any position theta, okay, with respect to vertical direction,
वर्टिकल डायरेक्शन। ओके, mg sin थीटा जो है, mg sin थीटा acts as a restoring force। mg sin थीटा जो है ये एक्ट करता है एज ए रेस्टोरिंग फोर्स। ओके, अब ये रेस्टोरिंग फोर्स है तो रेस्टोरिंग फोर्स किसके बराबर होता है? तो देयरफॉर दैट रेस्टोरिंग फोर्स जो है एफ आर लिखेंगे वो किसके बराबर आएगा? mg इंटू साइन ऑफ थीटा के बराबर। बट हमें पता है चाहे कोई भी फोर्स क्यों ना हो वो किसके बराबर होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर। तो विच इंप्लाइज मास इंटू एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू mg साइन ऑफ m and m कैंसिल, विच इंप्लाइज एक्सेलरेशन जो है वो आ गया g साइन ऑफ थीटा। ओके, यहाँ पे हम एक चीज एज्यूम कर लेंगे, फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ थीटा sin theta can be approximately written in terms of theta। ओके, तो therefore हमारे पास जो ये एक्सेलरेशन है ये आ गया किसके बराबर? g इंटू थीटा के बराबर आया, इसके बराबर आ गया। अब मान लो ये अपनी मेन पोजीशन से कितना दूर चला गया, ये जो डिस्टेंस है, स्मॉल हमने डिस्टेंस कंसीडर करी है, ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, ये मान लो ये डिस्टेंस कौन सी है? x डिस्टेंस है। ओके, ये आर्क नहीं लेंथ है, हमने छोटी कंसीडर करी है तो ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट ही होगी। तो देयरफॉर ये थीटा जो है ये किसके बराबर होगा? दैट विल बी आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस के बराबर। ओके, आर्क लेंथ यहाँ पे हमने लिया है ये x के बराबर, इसका रेडियस जो है दैट इज लेंथ l ऑफ दिस बॉल, तो ये l डिस्टेंस से डिवाइड करेंगे इसको, a का वैल्यू आ गया g इंटू x अपॉन l के बराबर। दैट इज एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ द डिस्प्लेसमेंट एंड दिस। ओके, मगर ये एक्सेलरेशन भी क्या है? सिंस दिस एक्सेलरेशन इज आल्सो दिस acceleration is restoring in nature, ये इसको रेस्टोर करना चाहती है वापस, restoring in nature, therefore हम लिख सकते हैं कि acceleration is negative of gx upon l के बराबर। ऑलराइट, तो बट हमने पढ़ लिया है फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए हमारे पास कंडीशन क्या है? अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन देखेंगे, बट फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन ये रेस्टोरिंग एक्सेलरेशन होती है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स के बराबर। तो देयरफॉर वी हैव क्या है हमारे पास? दिस माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू जी माइनस जी एल अपॉन एक्स के बराबर। एक्स एंड एक्स कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, तो हमारे पास ओमेगा का वैल्यू आ गया अंडर रूट ऑफ जी डिवाइडेड बाय एल के बराबर। राइट, तो देयरफॉर टाइम पीरियड जो है वो किसके बराबर होगा? टाइम पीरियड दैट इज टी किसके बराबर होता है? 2 पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा। तो हमारे पास रिजल्ट आ गया टाइम पीरियड का 2 पाई, ओमेगा को डिवाइड करेंगे तो मतलब इसका उल्टा आ जाएगा अंडर रूट ऑफ एल डिवाइडेड बाय जी। सो दैट इज टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम जिसकी लेंथ कितनी होती है? एल होती है। ओके, तो ये डायरेक्टली डिपेंड होता है किसके ऊपर? अंडर रूट ऑफ एल के ऊपर। मतलब अगर आप लेंथ बढ़ाओगे तो टाइम पीरियड का वैल्यू बढ़ेगा। टाइम पीरियड का वैल्यू बढ़ने का मतलब होता है कि इसको अब ज्यादा टाइम लगेगा ये कंप्लीट एक ऑसिलेशन करने के लिए। राइट, तो टाइम पीरियड है ये इसके लिए एक सिंपल पेंडुलम के लिए। ओके, इस सिंपल पेंडुलम में दूसरे तरीके से भी आप ये फाइंड कर सकते हो। अगर आप क्या करोगे, इसको एंगुलर टर्म्स में आप फाइंड करना चाहोगे, ठीक है कि नहीं? अब एंगुलर टर्म्स में क्या आ जाएगा इसका वैल्यू वो हम देखेंगे। ये तो हमने ये क्या कहते हैं इसको? लीनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन में कंसीडर कर लिया इसको स्मॉल एंगल लेके। ओके, और हमने लीनियर वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट लिए हैं। तो अगर हम देखेंगे कि एंगुलर टर्म्स में ये किसके बराबर आ जाएगा, तो वो वैल्यूज हमारे पास क्या आ जाएंगे वो हम देखेंगे यहाँ पे। ओके, कि एंगुलर टर्म्स में ये किसके बराबर आ जाएगा। तो से हम बात करेंगे यहाँ पे, बात करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन हम बात करेंगे, मगर किस केस में? हम देखेंगे ये एंगुलर, या ऐसे लिखेंगे हम एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन। एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन, फर्क कुछ नहीं है, वहां पे लीनियर डिस्प्लेसमेंट से यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ जाएंगे। राइट, ठीक है कि नहीं? सी हमने वहां पे स्टार्ट कर लिया था रेस्टोरिंग फोर्स। सी हमने वहां पे किया था स्टार्ट माइनस के एक्स के बराबर। राइट, इन केस ऑफ एंगुलर फोर्स के बदले में हमारे पास होता है टॉर्क। मान लो अगर आप इसे डिवाइड करोगे, डिस्टेंस से रेडियस से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये है इन लीनियर डिस्प्लेसमेंट, इन लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो फोर्स के बदले में यहाँ पे होता है टॉर्क,
माइनस के, तो के ही है कांस्टेंट, और लीनियर डिस्प्लेसमेंट के बदले में यहाँ पे क्या होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये आ जाएगा हमारे पास। अच्छा, ऑल्सो हमारे पास वहाँ पे होता है बट टॉर्क का वैल्यू हमने पढ़ लिया है, ये होता है आई इंटू एल्फा, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया मल्टीप्लाइड बाय एंगुलर एक्सेलरेशन। तो हमारे पास आई एल्फा जो है दैट इज माइनस के थीटा के बराबर आएगा। तो एल्फा का वैल्यू आ गया माइनस के अपॉन आई इंटू थीटा के बराबर, ऑलराइट। ये एक्सप्रेशन बन जाएगा हमारे पास किसके लिए, एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए। बट हमने ये पढ़ लिया है क्या, बट ये जो अल्फा होता है ये होगा किसके बराबर, वहां पे था ये किसके बराबर, लीनियर में यहाँ पे लिख देता हूँ, लीनियर में हमारे पास एक्सेलरेशन थी माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स के बराबर। तो यहाँ पे हमारे पास एक्सेलरेशन अल्फा जो है, बट इन एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन अल्फा का वैल्यू होगा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स के बदले में क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। ओके, तो देयरफॉर वी हैव माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू माइनस के अपॉन आई इंटू थीटा, एंड थीटा माइनस एंड माइनस, तो ओमेगा का वैल्यू आ जाता है अंडर रूट ऑफ के डिवाइडेड बाय आई के बराबर, ऑलराइट। तो अगर हम देखेंगे देयरफॉर टाइम पीरियड निकालेंगे हम किसका, टाइम पीरियड ऑफ किसके लिए, टाइम पीरियड ऑफ, या सिंपल लिखेंगे हम टाइम पीरियड किसके बराबर, जनरल टर्म में टाइम पीरियड जो है वो किसके बराबर होगा, टी दैट इज 2 पाई अपॉन ओमेगा दैट इज 2 पाई, ओमेगा को डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा अंडर रूट ऑफ आई डिवाइडेड बाय के के बराबर। तो इन टर्म्स ऑफ एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन में ये वैल्यू जो है ये इसके बराबर आ जाएगा। ओके, तो दैट इज द केस किसके लिए, टाइम पीरियड के लिए। अगर आप देखोगे डिस्प्लेसमेंट की एक्सप्रेशन, डिस्प्लेसमेंट इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, डिस्प्लेसमेंट इन एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन किसके बराबर आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट, वहां पे था x इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा के बराबर या डेल्टा के बराबर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्लाइडली चेंज हो जाएगा। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, दिस इज डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम लिखेंगे थीटा से, ये बनेगा साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस डेल्टा। वेलोसिटी अगर हम देखेंगे, वेलोसिटी इन एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन में अगर हम वेलोसिटी देखेंगे तो वहां पे थी वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू किसके बराबर, दैट इज ए ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस डेल्टा। तो यहाँ पे जो है ओमेगा दैट इज वेलोसिटी जो है वो किसके बराबर आ जाएगी, दैट इज थीटा नॉट, और यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी को किसी और टर्म से हम रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि हमारे पास ऐसे लिखेंगे ओमेगा डैश दैट विल बी इक्वल टू थीटा नॉट ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस डेल्टा, ऑलराइट। ये जो है ये हमारे पास क्या है, या ऐसे डिनोट कर लो, ओके, ओमेगा से। इसी तरह आप एक्सेलरेशन का वैल्यू भी फाइंड कर सकते हो। ओके, तो दैट इज एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन, वेरी इजी। अब इसके ऊपर कुछ और भी छोटी मोटी 2-3 डेफिनेशंस है इस सिंपल हार्मोनिक मोशन में। वो क्या है कि हमारे पास ये जो ऑसिलेशंस होते हैं ये किस किस टाइप के ऑसिलेशंस हो सकते हैं। ओके, तो हमारे पास जो ऑसिलेशंस है ये है हमारे पास फ्री ऑसिलेशंस, टाइप्स ऑफ ऑसिलेशंस अगर हम देखेंगे, टाइप्स ऑफ ऑसिलेशंस, ऑलराइट। एक है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं फ्री ऑसिलेशंस, दूसरा है हमारे पास कौन सा, फोर्स्ड ऑसिलेशंस, ये आपको ऑलरेडी पढ़ाई है डेफिनेशन। ओके, तीसरा है हमारे पास जिनको हम बोलते हैं रेजोनेंट ऑसिलेशंस, रेजोनेंट ऑसिलेशंस। ओके, फ्री ऑसिलेशन क्या होता है, रेजोनेंट क्या होता है, फोर्स क्या होता है। ओके तो फ्री ऑसिलेशन होता है व्हेन अ सिस्टम oscillates with its natural frequency, without an external periodic force, उसको हम बोलते हैं फ्री ऑसिलेशंस। ऑलराइट, जब हम एक्सटर्नल फोर्स कोई नहीं लगाएंगे,
नॉर्मली अगर आप देखोगे दुनिया का जितना भी मैटर है उसके अंदर जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है दे आर कॉन्टिन्यूसली इन ऑसिलेशन, वाइब्रेशन में होते हैं वो पार्टिकल्स, तो वो फ्री ऑसिलेशन है। अभी हम उसके ऊपर कुछ नहीं कर रहे। जैसे अगर आप एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से पता चलेगा, अगर आप एक गिटार लोगे, गिटार के स्ट्रिंग में जो पार्टिकल्स है वो कंटिन्यूसली स्लो मतलब वाइब्रेट करते रहते हैं। ओके, तो दैट इज फ्री काइंड ऑफ फ्री ऑसिलेशन। थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है, ऐसे मतलब लाइक ऑलमोस्ट इट्स दैट सिचुएशन कि वो फ्री ऑसिलेशन में, क्योंकि हर कोई मैटर के अंदर पार्टिकल्स ऑसिलेट करते रहते हैं। अब फोर्स क्या हो गया, अब आप उस गिटार के स्ट्रिंग्स को क्या करोगे, कंटिन्यूसली स्ट्राइक करोगे, अब वो फास्ट वाइब्रेट करने लगेंगे, उसके अंदर मॉलिक्यूल्स है, ये स्ट्रिंग्स जो है फास्ट वाइब्रेट करने लगेंगे। तो जब हम क्या करेंगे, व्हेन क्या कर रहे हैं, एक फोर्स वाइब्रेशन कब करेंगे, जब हम एक्सटर्नल फोर्स जो है अप्लाई करेंगे, मगर ये जो एक्सटर्नल फोर्स है इसकी फ्रीक्वेंसी अदर देन द नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। ओके, तो व्हेन अ बॉडी oscillates under the action of an external periodic force, okay, under the action of periodic force with a frequency other than its natural frequency, other than its natural frequency, तब हम बोलते हैं कि ये पार्टिकल जो है ये क्या है, ये फोर्स्ड ऑसिलेशन में है। क्या हम इसके ऊपर फोर्स तो लगा रहे हैं, मगर ये फोर्स इस तरह लगा रहे हैं कि क्या, कि ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि ये जो फोर्स लग रहा है ये पीरियोडिक नेचर का होना चाहिए। फोर्स पीरियोडिक नेचर होना चाहिए, मतलब रिपीटेडली आफ्टर पर्टिकुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम रिपीट होना चाहिए। और दूसरा, इस एक्सटर्नल फोर्स की जो एक्सटर्नल फोर्स जो है इसकी जो है फ्रीक्वेंसी जो है, फ्रीक्वेंसी इज डिफरेंट देन द नेचुरल फ्रीक्वेंसी, डिफरेंट देन द नेचुरल फ्रीक्वेंसी। अभी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ नहीं करेगा वाइब्रेट, अब ये ज्यादा फास्ट वाइब्रेट करेगा या ज्यादा स्लो वाइब्रेट करेगा, नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेट नहीं करेगा, तब हम बोलते हैं ये फोर्स ऑसिलेशंस है। और तीसरा टाइप है क्या, कि व्हेन एक्सटर्नल फोर्स, व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ, ये भी एक एक्चुअल में ये भी एक टाइप ऑफ फोर्स ऑसिलेशन है, मगर डिफरेंस क्या है, व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल पीरियोडिक force is same as the natural frequency of the body. alright, जब एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स जो लगा रहे हैं, जब उसकी फ्रीक्वेंसी सेम होगी एज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द बॉडी, तब हम बोलते हैं कि ये ऑसिलेशंस कौन से होते हैं, रेजोनेंट ऑसिलेशंस होते हैं। ऑलराइट, तो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑसिलेशंस। अब इसके ऊपर कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस एक दो है वो हम देखेंगे, आपके एनसीईआरटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है। ओके, तो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑसिलेशंस। तो एक क्वेश्चन है यहाँ पे, दो आइडेंटिकल स्प्रिंग्स है, ये आपके एनसीईआरटी के ऊपर क्वेश्चन है कि दो स्प्रिंग्स रखे हैं हमने, एक ऐसा सिस्टम है हमारे पास, आइडेंटिकल स्प्रिंग्स रखी है हमने, और इनके बीच में एक ब्लॉक ऑफ सम मास रखा है, यहाँ पे भी दो स्प्रिंग्स है, आइडेंटिकल मतलब सेम लेंथ सेम कांस्टेंट। ऑलराइट, दो स्प्रिंग्स रखे हैं हमने और बीच में रखा है हमने मास एक m। ओके, अब क्वेश्चन क्या है, शो दैट द मास ऑफ स्पेस फॉर्मेट इज इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ एक्सिक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन। एक तो हमें बताना है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है, और सेकंड हमें ये बताना है कि ये टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, टाइम पीरियड हमें फाइंड करना है। ओके, तो हम देखेंगे कि इसको हम मीन पोजीशन से, ये मान लो मीन पोजीशन, अगर इधर डिस्प्लेस करेगा मान लो x डिस्प्लेसमेंट, या इधर डिस्प्लेस करेगा मान लो x डिस्प्लेसमेंट। ऑलराइट, किसी भी डायरेक्शन में इसको डिस्प्लेस करो, लेट्स से स्मॉल डिस्प्लेसमेंट x। मान लो, अंडरस्टैंड करने के लिए हम थोड़ा सा डायग्राम दूसरी बनाएंगे इसके साथ। मान लो आपने उसको इस डायरेक्शन में फोर्स लगा दिया, तो ये वाली स्प्रिंग जो है
ये थोड़ा सा स्ट्रेच हो गई है और ये वाली स्प्रिंग जो है ये क्या हो गई है, कंप्रेस हो गई है। ऑलराइट, ठीक है कि नहीं? तो अब ये मास है m, इसको हमने धक्का लगाया इधर, तो ये कंप्रेस होगी, ये रेस्टोरिंग फोर्स जनरेट करेगी इधर, मान लो F1 फोर्स, कितना, अपोजिट द डिस्प्लेसमेंट। अब इसको आपने उधर खींचा है, ये भी रेस्टोरिंग फोर्स करेगी, कहाँ की तरफ, अपनी अंदर की तरफ, फोर्स दैट इज F। ऑलराइट, कितना डिस्प्लेस कर लिया हमने, मान लो इसका फोर्स है F1, तो ये F1 का वैल्यू आएगा किसके बराबर, -k/x। ऑलराइट, अब दूसरा ऑब्जेक्ट, दूसरी स्प्रिंग जो है उसका भी फोर्स सेम डायरेक्शन में, तो वो भी आएगा -k/x। तो ये नेट फोर्स जो लग रहा है इस बॉडी के ऊपर, नेट फोर्स जो है दैट इज F इक्वल टू, दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में, तो सिंपली क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो इट इज -kx माइनस k प्लस -kx, तो ये बनेगा -2kx। तो अगर आप देखोगे क्लियरली यहाँ पे फोर्स जो है दैट इज इक्वल टू किसके बराबर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि ये जो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स इज अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट, अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट। तो ये सब कंडीशन होगी, तो देयरफॉर ऑब्जेक्ट इज इन सिंपल हार्मोनिक मोशन में है ये। ऑलराइट, तो अगर ये सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमारे पास, तो आप देखेंगे इसका टाइम पीरियड, तो हमारे पास फोर्स आ गया -2kx के बराबर। ऑलराइट, तो अगर हम क्या करेंगे, इसको कॉम्बिनेशन में देखेंगे इसका कि कांस्टेंट किसके बराबर है, या आप डिराइव भी कर सकते हो इसका एक्सप्रेशन सिंपल टर्म्स में। कैसे, हम क्या करेंगे यहाँ पे, फाइंड एक्सेलरेशन का वैल्यू जैसे हमने पहले किया था, बट हमें पता है, ऐसा मान लो कि ये जो फोर्स होता है ये होता है माइनस कांस्टेंट टाइम्स x। तो इसके साथ कंपेयर करोगे तो ये कांस्टेंट जो है नया, इन दोनों का कॉम्बिनेशन का कांस्टेंट दैट इज 2 टाइम्स k। तो देयरफॉर टाइम पीरियड जो है वो किसके बराबर होता है, 2/√m डिवाइडेड बाय k इक्विवेलेंट, जो फाइनल रिजल्ट आएगा k का दैट इज k डैश। तो ये बनेगा 2π√m डिवाइडेड बाय 2k, दैट इज द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन फॉर द सिस्टम। ऑलराइट, ये आपके एनसीईआरटी के ऊपर एक क्वेश्चन है छोटा सा। ओके, अब इसमें कुछ और चीज़ें हैं। वो ऐसा है कि अगर ये सिंपल पेंडुलम जो है, अगर आपने इसको डिफरेंट सिचुएशंस में डाल दिया है, तो हम देखेंगे सिंपल पेंडुलम अगर हमने रखा है, पेंडुलम इन एलिवेटर एक्सेलरेटिंग अपवर्ड्स, अपवर्ड्स। अगर ये अपवर्ड एक्सेलरेट कर रहा है तो देखो क्या होगा, ये है हमारे पास एक एलिवेटर, इसके साथ हमने एक सिंपल पेंडुलम लटका के रखा है, तो इसका टाइम पीरियड जो है वो किसके बराबर आता है, 2π√L डिवाइडेड बाय g के बराबर। ऑलराइट, बट होगा क्या यहाँ पे, अगर ये एक्सेलरेट ऊपर की तरफ हो रहा है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक सीडो फोर्स लगेगा, एक तो mg नीचे लग ही रहा है, और इसके अलावा इसके ऊपर एक सीडो फोर्स, मान लो एक्सेलरेशन इज a0, इसके ऊपर एक सीडो फोर्स लगेगा दैट इज m × a0। ऑलराइट, तो ये ऐसे है, तो टाइम पीरियड नेट से हमारे पास क्या है, a0 जो है ये है एक्सेलरेशन ऑफ एलिवेटर या सिस्टम अपवर्ड्स। ऑलराइट, तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगी नई सिस्टम की, वो किसके बराबर होगी, वो किसके बराबर होती है, आपको ये पढ़ाया है कि अगर ये डिफरेंट केसेस में हमने रख लिया है, हमने पढ़ लिया है ये कि अगर सिस्टम जो है ये एक्सेलरेट हो रहा है अपवर्ड्स या एक्सेलरेट हो रहा है डाउनवर्ड्स, तो क्या होगा ऐसा कि थोड़ा सा रिवाइव करेंगे इसको थोड़ा सा। ये ऑब्जेक्ट है, नॉर्मल केसेस में इसका टेंशन अपवर्ड्स, डाउनवर्ड्स क्या लग रहा है, इसका वेट, ये दोनों इक्वल है। जब ये ऊपर जा रहा है तो इसके ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है एक सीडो फोर्स दैट इज ma0। ऑलराइट, तो अभी जो ये टेंशन जो है ये किसके बराबर होगा, m × g + a0 के बराबर। ऑलराइट, जब ये सिस्टम कहाँ जाएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। ओके,
तो उस केस में क्या होगा, ये जो नेट एक्सेलरेशन आ जाती है दैट इज इक्वल टू जी प्लस ए नॉट। तो नेट एक्सेलरेशन जो होगी वो किसके बराबर होगी, नेट एक्सेलरेशन जो होगी दैट विल बी ए डैश इक्वल टू जी जो ऑलरेडी थी प्लस ए नॉट के बराबर। देयरफॉर टाइम पीरियड जो है वो किसके बराबर होगा, दैट विल बी 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल अपॉन जी प्लस ए नॉट। ऑलराइट, इसी तरह अगर ये क्या होगा, ये सिस्टम अगर डाउनवर्ड मोशन कर रहा है, अगर ये डाउनवर्ड मोशन कर रहा है तो क्या होगा, एक्सेलरेट, नॉट ओनली मोशन बट एक्सेलरेशन इन डाउनवर्ड्स। इधर बनाऊंगा मैं ये मान लो ये पेंडुलम है हमारे पास। ऑलराइट, अगर ये डाउनवर्ड एक्सेलरेट कर रहा है तो इसके ऊपर फोर्स रहेगा अपवर्ड दैट इज एम ए नॉट। ये है टेंशन और वेट लग रहा है नीचे, तो टेंशन विल बी इक्वल टू एम जी डाउनवर्ड्स माइनस एम ए नॉट। तो ये नेट एक्सेलरेशन जो है दैट इज जी माइनस ए नॉट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि अगर हमारे पास क्या होगा, सिंपल पेंडुलम है, मगर अभी जो केस है वो कौन सा है, सिंपल पेंडुलम इन एलिवेटर एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड्स, एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये एक्सेलरेट कर रहा है। तो क्या होगा हमारे पास, क्या मिलेगा, ये जो टाइम पीरियड होगा दैट विल बी इक्वल टू किसके बराबर, तो एक्सेलरेशन जो है वो किसके बराबर होगी, g माइनस ए नॉट के बराबर। देयरफॉर टाइम पीरियड भी होगा किसके बराबर, 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल अपॉन जी माइनस ए नॉट के बराबर। ऑलराइट, दैट इज द एक्सेलरेशन। ओके, और अगर एक चीज क्या होगा, अगर ये पेंडुलम लास्ट वाला केस जो है इसका, अगर ये पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा है हॉरिजॉन्टली, सॉरी पेंडुलम जो है ये किसमें है, पेंडुलम इन अ सिस्टम, यहां पे लिख देते हैं, पेंडुलम जो है ये है एक सिस्टम में, पेंडुलम इन अ सिस्टम एक्सेलरेटिंग हॉरिजॉन्टली, एक्सेलरेटिंग हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली अगर ये एक्सेलरेट कर रहा है, ये मान लो ये पेंडुलम है ऐसा, ओके, इसको नीचे की तरफ लग रही है जी एक्सेलरेशन, इधर की तरफ लग रही है ए नॉट एक्सेलरेशन। दो एक्सेलरेशन वेक्टर्स है, उनका रिजल्टेंट जो है वो कितना आ जाएगा, न्यू एक्सेलरेशन जो है वो होगी किसके बराबर, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब एंगल इनके बीच में 90 है तो रिजल्टेंट जो है वो किसके बराबर आएगा, जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के बराबर। देयरफॉर टाइम पीरियड जो है नया वो बनेगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल डिवाइडेड बाय अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के बराबर। दैट विल बी द टाइम पीरियड इन केस लाइक गाड़ी में है, गाड़ी में लटके होते हैं ना हमारे पास कोई वो लाइक पेंडुलम जैसा कोई चीज़ें लटकी होती है, तो जब गाड़ी एक्सेलरेट करेगी आगे की तरफ, इसके ऊपर एक स्यूडो फोर्स रहेगा पीछे की तरफ, तो दो फोर्स लग रहे हैं। मान लो ये गाड़ी जो है ये एक्सेलरेट हो रही है इस डायरेक्शन में, ये पूरा सिस्टम जो है ये एक्सेलरेट हो रहा है आगे की तरफ, एक्सेलरेशन ए नॉट, इसके ऊपर स्यूडो फोर्स पीछे लगेगा, इन दोनों का रिजल्टेंट जो है वो आएगा इतना, तो टाइम पीरियड जो है वो क्या आ जाएगा, चेंज आएगा। ऑलराइट, इसके बेस्ड भी आपके पास कुछ क्वेश्चंस है, कुछ न्यूमेरिकल्स है, ओके, आप जो डायरेक्ट आप कर सकते हो फाइंड। ओके, एक क्वेश्चन ऐसा दिया है कि एक पेंडुलम जो है उस सेकंड्स पेंडुलम दिया है। सेकंड्स पेंडुलम का मतलब क्या होता है वो बताऊंगा मैं, कि अगर वो आप बताओ उसका टाइम पीरियड जो है वो कितना होगा, अगर वो एलिवेटर में है जो एक्सेलरेट कर रहा है अपवर्ड्स, जो एक्सेलरेट कर रहा है डाउनवर्ड्स। ऑलराइट, तो अलग अलग केसेस दिए आपके पास, बट इससे पहले आपको पता होना चाहिए सेकंड्स पेंडुलम क्या होता है। ओके, ठीक है कि नहीं, तो पहले हम देखेंगे यहाँ पे सेकंड्स पेंडुलम क्या होता है। सेकंड्स पेंडुलम, ऑलराइट, सेकंड्स पेंडुलम होता है अ सिंपल पेंडुलम, अ सिंपल पेंडुलम जो है हैविंग टाइम पीरियड इक्वल टू किसके बराबर, जिसका टाइम पीरियड इक्वल टू 2 सेकेंड होगा, उसको हम बोलते हैं सेकंड्स पेंडुलम। ऑलराइट, तो अगर आप देखोगे टाइम पीरियड हमारे पास होता है सिंपल पेंडुलम का 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल अपॉन जी के बराबर, तो 2 का वैल्यू डालेंगे टाइम पीरियड, दैट इज 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल अपॉन जी के बराबर, 2 and 2 कैंसिल, तो ये आएगा 1 अपॉन 5 का स्क्वायर आएगा, इसके बराबर रूट हटेगा एल अपॉन जी, तो बीच इंप्लाइज एल का वैल्यू बनेगा जी अपॉन
पाई स्क्वायर के बराबर. सो दैट इज द लेंथ ऑफ अ सेकंड पेंडुलम. इट्स अराउंड 200 सेंटीमीटर्स और इट्स अराउंड 199 सेंटीमीटर्स के अराउंड होता है, राइट. अगर आप इसको ये कैलकुलेट करके देखोगे, ओके, जी का वैल्यू है 10, ओके, तो 10 डिवाइडेड बाय अराउंड 9, तो इट्स अराउंड 100 सम सेंटीमीटर्स, ऑलराइट. यू कैन कैलकुलेट दिस वैल्यू, ओके. तो यही पेंडुलम दिया है हमें. तो अब इसमें बोल रहा है क्वेश्चन क्या है हमारे पास. क्वेश्चन ये कि एक सिस्टम है, सेकेंड पेंडुलम है, आप बताओ उसका टाइम पीरियड जो है वो कितना होगा, ओके. तो जब वो एक सिस्टम में है जिसकी एक्सेलरेशन अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स डिफरेंट केसेस दिए हैं. हमारे पास क्या है, टाइम पीरियड हमारे पास होता है नया, दैट इज 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल अपॉन जी प्लस ए, जब ये अपवर्ड एक्सेलरेट हो रहा है, अपवर्ड एक्सेलरेशन. अभी दी है आपको एक्सेलरेशन जो है दैट इज 3 मीटर पर सेकंड, ऑलराइट, ओके. लेंथ हमारे पास है, टाइम पीरियड लेंथ जो है वो किसके बराबर है, जी अपॉन पाई स्क्वायर के बराबर, ओके. हमें फाइंड करना है डी डैश का वैल्यू, दैट विल बी 2 पाई अंडर रूट ऑफ जी डिवाइडेड बाय पाई स्क्वायर इनटू एक्सेलरेशन इज v, ओके. 3 मतलब अगर आप g का वैल्यू लोगे 9.8 या 10 लोगे, ओके, तो सिंपलिसिटी के लिए हम 10 लेंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा पाई स्क्वायर. ये है हमारे पास 10 प्लस 3, दैट इज g प्लस 3 लिखो फिलहाल. ये पाई आएगा रूट के बाहर, ये बन गया 2 पाई अपॉन पाई अंडर रूट ऑफ, इसका वैल्यू लिखोगे तो ये है 10, इसका वैल्यू लिखोगे 10 प्लस 3 दैट इज 13, पाई और पाई कैंसिल, इट इज 2 अंडर रूट ऑफ 10/13. ये वैल्यू आप कैलकुलेट करके देखोगे क्या आ जाएगा इसका आंसर, ऑलराइट. तो ये है टाइम पीरियड जब अपवर्ड एक्सेलरेशन हो रही है. डाउनवर्ड के केस में क्या होगा, दैट विल बी 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल डिवाइडेड बाय जी माइनस ए. तो सब कुछ सिंप्लीफाई करने के बाद ये बनेगा 2 अंडर रूट ऑफ एल, सॉरी एल के बदले में हमने जी डाल दिया, तो ये बनेगा जी डिवाइडेड बाय, ये पाई और पाई मैंने ऑलरेडी कैंसिल कर लिया, इट इज जी माइनस 3, तो ये बनेगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ 10 डिवाइडेड बाय 7. तो आप फाइंड कर सकते हो. इसी तरह तीसरा केस आ जाएगा जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, तो वहां से भी आप इसका वैल्यू फाइंड कर सकते हो, राइट. तो दीज आर सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस सिंपल पेंडुलम, ऑलराइट. और भी इसमें कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है, स्पेशली स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम वाले, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम वाले जो है क्वेश्चंस है वो आप ट्राई कर लेना, ओके. वेरी इजी टू कैलकुलेट, सिंपली फॉर्मूला बेस्ड होते हैं. दैट इज ऑल फॉर टुडे.